हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ 2026 में आई मूवी गवर्नर द साइलेंट सेवियर। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम मूवी का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। तो मूवी की शुरुआत होती है साल 2022 से, जहां हम श्रीलंका को देखते हैं, जहां हर तरफ अफरा तफरी मची थी। लोग सड़कों पर उतर चुके थे, हजारों में भीड़ गुस्से में सरकारी इमारतों की तरफ बढ़ रही थी। हालत इतनी खराब हो चुकी थी कि लोगों का सरकार पर से भरोसा पूरी तरह से टूट चुका था। हमें बताया जाता है कि श्रीलंका की अर्थव्यवस्था लगभग खत्म हो चुकी थी। देश पर भारी कर्जा चढ़ चुका था, तो वही बैंक के पास पैसे नहीं बचे थे। बाजारों में भी जरूरी सामान की कमी हो गई थी। यहाँ तक कि खाने पीने की चीजें भी आम लोगों तक पहुँच नहीं पा रही थी। जो देश कभी सामान्य रूप से चल रहा था, अब वो आर्थिक बर्बादी की तरफ बढ़ चुका था। गुस्से में लोग राष्ट्रपति भवन तक पहुंच जाते हैं। कोई अंदर कमरे में घूम रहा था, तो कोई स्विमिंग पूल में कूद रहा था। दूसरी तरफ खबरें चल रही थी कि देश के बड़े बड़े नेता उनके परिवारों के साथ विदेश भाग चुके हैं। जिन लोगों ने देश को चलाने की जिम्मेदारी ली थी, वही लोग संकट के समय पर जनता को छोड़कर भाग चुके थे। इन दृश्यों के साथ सवाल खड़ा होता है कि आखिर एक देश जो कभी सामान्य था, इतनी बड़ी आर्थिक तबाही तक कैसे पहुंचा। इसी दौरान कहानी इंडिया की तरफ शिफ्ट होती है और यहाँ हमें एक पत्रकार आदिति वर्मा को दिखाया जाता है। आदिति कई वर्षों से राजनीति और अर्थव्यवस्था पर रिपोर्टिंग कर रही थी। वो अपने भतीजे अनुज के साथ बैठी हुई थी और टीवी पर श्रीलंका के हालात देख रही थी। अनुज इन खबरों को देखकर हैरान है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि देश इस हद तक कैसे बर्बाद हो सकता है। तब आदित्य उसकी तरफ देखती है और बहुत ही गंभीर आवाज में कहती है कि जो कुछ आज तुम श्रीलंका का देख रहे हो, एक समय ऐसा भी था जब भारत भी इसी रास्ते पर बढ़ रहा था। आदित्य कहती है कि तुम्हारी पीढ़ी ने एक नया अलग भारत देखा है, लेकिन हमने वो भारत देखा है जब हमारे देश के सामने बहुत बड़ा आर्थिक संकट खड़ा हो गया था। आदिति की इस बात से कहानी फ्लैशबैक में चली जाती है और हमें साल 1990 का समय दिखाया जाता है, जहां हमें बताया जाता है कि इस समय अमेरिका और इराक के बीच युद्ध चल रहा था। और इस वॉर का असर सिर्फ उन देशों तक नहीं, बल्कि पूरी दुनिया इनकी चपेट में आ चुकी थी। कच्चे तेल की सप्लाई पूरी तरह से प्रभावित हो चुकी थी। तेल की कीमत लगातार बढ़ रही थी और इसका सीधा असर भारत जैसे देशों पर पड़ रहा था, जिसकी वजह से भारत में पेट्रोल और डीजल की कीमत तेजी से बढ़ने लगी थी। महंगाई आम आदमी की जिंदगी पर भारी पड़ रही थी। बिजनेसेस चल नहीं रहे थे और आम आदमी की जिंदगी बहुत ज्यादा बुरी हो चुकी थी। अब इसी दौरान हमें एक रमन नाम के आदमी को दिखाया जाता है, जो कि एक ईमानदार अधिकारी है। अब एक दिन रमन बैंक पहुंचता है, तो वो देखता है कि बैंक का माहौल काफी ज्यादा टेंस था। सभी लोगों के चेहरे पर बहुत ज्यादा चिंता थी। तभी रमन की नजर एक ऐसे आदमी पर पड़ती है जो बैंक मैनेजर से बार बार लोन देने की बात कर रहा था। एक्चुअली वो बहुत ज्यादा परेशान था, क्योंकि उसका बिजनेस पूरी तरह से डूबने वाला था और इसके लिए उसे पैसों की सख्त जरूरत थी। लेकिन बैंक मैनेजर उसकी एक भी बात सुनने के लिए तैयार नहीं थे। आखिरकार निराश होकर वो आदमी बैंक से बाहर निकल जाता है और कुछ देर बाद जब रमन अपना काम खत्म करके बाहर जाता है, तो उस वक्त बाहर का दृश्य देखकर वो पूरी तरह से चौंक चुका था। एक्चुअली सड़कों पर काफी सारे लोग थे जिनका गुस्सा बढ़ता जा रहा था। कहीं प्रदर्शन हो रहे थे, तो कहीं नारेबाजी हो रही थी। लोगों को लगने लगा था कि सरकार इस हालत को संभाल नहीं सकती। तभी रमन की नजर अचानक उस आदमी पर पड़ती है जो कि बैंक से लोन मांग रहा था। तभी वो देखता है कि वो आदमी पूरी तरह से टूट चुका था। उसके पास जैसी कोई उम्मीद ही नहीं बची थी और इसी वजह से वो अपने आप पर तेल डालता है और खुद को खत्म कर लेता है। अब ये देखकर वहां के सारे लोग काफी ज्यादा हैरान थे। तो वही रमन भी ये सब देखकर काफी शॉक था। अब ये सब देखकर वहां पर भगदड़ मच जाती है। रमन भी यहाँ पर कुछ नहीं कर पाता और उसने अपनी आंखों के सामने एक इंसान की उम्मीद हारते हुए देखा था, जिसकी वजह से उसने अपनी जिंदगी खत्म कर ली थी। अब रमन अपने घर चला आता है, बट उसके मन में यही सवाल चल रहे थे कि आखिर हमारे देश की हालत इतनी खराब कैसे हो गई। जिसके बाद रमन जब घर आता है, तो उसके घर पर उसकी वाइफ थी, उसकी बेटी, जो कि यूपीएससी की तैयारी कर रही थी। अब रमन अपने परिवार के साथ बैठ जाता है, बट उसके अंदर यही सवाल चल रहे थे कि आखिर देश की हालत इतनी खराब कैसे हो गई। अब अगली सुबह रमन को मंत्रालय से बुलावा आता है। वो तुरंत वहां पहुंचता है और ऑफिस के अंदर देश के कई बड़े बड़े अधिकारी मौजूद थे। वही उनकी मुलाकात डॉक्टर मनमोहन सिंह से भी होती है और बैठक के दौरान रमन को बताया जाता है कि उन्हें साल 1989 में ही आने वाली आर्थिक संकट की चेतावनी दी गई थी, बट उस समय शायद बहुत से लोगों ने इस बात को गंभीरता से नहीं लिया और अब वही बातें सच साबित हो रही थी। इसी बैठक में एक और बड़ी खबर सामने आती है। रिजर्व बैंक के गवर्नर मिस्टर बत्रा ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। अब इस न्यूज से सब लोग बहुत ज्यादा शॉक थे। अब रूल्स के मुताबिक अगर गवर्नर रिजाइन करता है, तो उसकी जगह डिप्टी गवर्नर को एज ए गवर्नर अपॉइंट किया जाता है। बट देश के जिस तरह के हालात चल रहे थे,
उसकी वजह से सब लोग चाहते थे कि उस जगह पर कोई ऐसा आदमी हो जिसके पास ऐसे फैसले लेने की हिम्मत हो, और इसी वजह से उन्होंने रमन का नाम वहाँ पर रिकमेंड कर दिया था। जो सुनकर रमन भी काफ़ी ज़्यादा हैरान था, क्योंकि वो जानता था कि वहाँ पर एज़ अ गवर्नर बनना इसका मतलब ये है पूरे देश के लिए फैसले लेना और इस देश की अर्थव्यवस्था को सँभालना, और ये बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी का काम था। साथ ही यहाँ पर रमन को बताया जाता है कि अमेरिका और इराक में जो वॉर चल रहा है, उसकी वजह से आने वाले महीनों में महँगाई और ज़्यादा बढ़ सकती है, और इसलिए अगर सही समय पर सही फैसले नहीं लिए गए, तो भारत भी बहुत बड़ी आर्थिक संकट में फँस सकता है। तो वहीं हम दूसरी तरफ आदिति को देखते हैं, जिस तक ये खबर पहुँच जाती है कि गवर्नर बत्रा ने इस्तीफ़ा दे दिया है और उसकी जगह पर अब रमन नया गवर्नर बनने वाला था। और ये सुनकर वो काफ़ी हैरान थी, और उसके मन में एक बहुत बड़ा सवाल था कि आखिर एक ऐसा व्यक्ति जिसने कभी औपचारिक रूप से अर्थव्यवस्था पढ़ी ही नहीं है, आखिर वो देश की लड़खड़ाती हुई अर्थव्यवस्था को कैसे सँभालेगा? तो वही अब रमन गवर्नर बन चुका था और उसे अपना पद सँभालना था। अब रमन जैसे ही ऑफ़िस पहुँचता है, वहाँ मौजूद अधिकारी और कर्मचारी उसका स्वागत करते हैं और सभी लोग उसे अपना परिचय देने लगते हैं। बट रमन मुस्कुराते हुए सबसे कहता है कि इस सब के लिए हमारे पास इतना टाइम नहीं है, हमारे पास काम बहुत ज़्यादा है और टाइम बहुत कम, और हमें बस अपनी कुर्सी को नहीं बचाना है, बल्कि देश को भी बचाना है। इसलिए सब लोगों को अपने-अपने काम पर लगना होगा। अब ये बात सुनकर वहाँ का स्टाफ समझ जाता है कि नया गवर्नर बाकी लोगों से काफ़ी अलग है। वो बातों से ज़्यादा काम करने पर भरोसा करता है। इसके बाद रमन सीधा कॉन्फ्रेंस रूम की तरफ बढ़ता है, जहाँ देश की आर्थिक स्थिति पर मीटिंग रखी गई थी, और उस कमरे में जितने भी लोग मौजूद थे, उनके चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी। उनके सामने इतनी सारी फाइलों का ढेर लगा हुआ था, और उसके अंदर जो नंबर्स थे, वो किसी भी इंसान की नींद उड़ा सकते थे। अब मीटिंग शुरू हो जाती है, जहाँ डिप्टी गवर्नर देश की करंट हालत बताने लगता है। वो यहाँ पर बताता है कि जितना हमने सोचा था, उससे हमारे देश की हालत बहुत ज़्यादा खराब है। हमारी करेंसी भी कमज़ोर होती जा रही है और हमारे पास बस 1.2 मिलियन ही बचे हैं। कमरे में बैठे सभी लोग खामोश हो जाते हैं, क्योंकि ये सुनकर सभी लोग काफ़ी ज़्यादा हैरान थे। वो आगे कहता है कि अगर ये रकम $1 बिलियन से नीचे चली गई, तो इंडिया के लिए विदेशों से ज़रूरी सामान खरीदना भी मुश्किल हो जाएगा। पेट्रोल, डीज़ल, दवाइयाँ, मशीनें, ये सारी चीज़ें महँगी होने लगेगी। इसके बाद वो कहता है कि जब महँगाई आती है, तो वो अकेली नहीं आती, वो अपने साथ-साथ भूख भी लाती है, और भूख इंसान को मजबूर बना देती है। भूखा आदमी कानून नहीं देखता और नियम नहीं देखता, वो सिर्फ़ अपना पेट देखता है, और ऐसी स्थिति में दंगे हो सकते हैं और अपराध भी बढ़ सकते हैं, यानी कि पूरे देश की हालत खराब हो सकती है। अब उनकी बातें सुनने के बाद कमरे का माहौल काफ़ी टेंस्ड हो गया था, जिसके बाद एक-एक करके सभी लोग अपनी-अपनी रिपोर्ट सामने रखने लगते हैं। कोई बढ़ते घाटे की बात कर रहा था, तो कोई गिरती करेंसी के बारे में, तो कोई बढ़ती महँगाई का ज़िक्र कर रहा था, तो कोई आने वाले खतरे की चेतावनी दे रहा था। तो वही रमन काफ़ी देर तक चुपचाप सबकी बातें सुनता है। फिर अचानक वो अपनी कुर्सी से थोड़ा आगे झुककर सबसे कहता है कि वो पिछले 1 घंटे से बस प्रॉब्लम के बारे में ही सुन रहा है। ये सुनकर सभी लोग शांत हो जाते हैं। अब रमन कहता है कि उसे पता है कि प्रॉब्लम्स क्या चल रही है, बट उसे ये जानना है कि इन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन क्या है, क्योंकि कोई प्रॉब्लम ऐसा नहीं होता जिसका कोई सॉल्यूशन ही ना हो। जो सुनने के बाद सभी लोग एक दूसरे को देखने लगते हैं। तभी डिप्टी गवर्नर यहाँ पर रमन से कहता है कि हमेशा सोवियत ग्रुप ने उनकी मदद की है, उनके रिश्ते हमारे साथ काफ़ी अच्छे हैं, इसलिए अगर हमने एक बार उनसे बात कर दी, तो हो सकता है कि हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। अब ये सुनने के बाद सभी एम्प्लॉय इसके लिए एग्री करते हैं, जिस पर रमन कहता है कि काश ये आसान होता। वो बताता है कि सोवियत यूनियन ही अपने सबसे बड़े संकट से गुजर रहा है, उनका राजनीतिक ढांचा कमजोर पड़ रहा है और उनकी फाइनेंशियल कंडीशन काफ़ी ज़्यादा बुरी है। उन लोगों के खुद के इतने प्रॉब्लम्स हैं, तो ऐसे में वो लोग इनकी मदद कैसे करेंगे? इसलिए रमन सबसे कहता है कि यही सच्चाई है, और इन सबको उस सच्चाई को एक्सेप्ट करना होगा और कोई दूसरा रास्ता ढूंढना होगा। वो कहता है कि उसके सामने बस एक ही रास्ता है, और वो है IMF, यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। जैसे ये नाम सबके सामने आता है, सब लोग चुप हो जाते हैं। तो वही सबसे ज़्यादा नाराज़ डिप्टी गवर्नर था, और वो तुरंत कहता है कि सर, हमें IMF के पास नहीं जाना चाहिए। जो सुनकर रमन उससे पूछता है कि आखिरकार वो उनके पास क्यों नहीं जा सकते, जिस पर डिप्टी गवर्नर जवाब देता है क्योंकि पूरी दुनिया जानती है कि IMF पर अमेरिका का प्रभाव है। अमेरिका कभी किसी की मदद मुफ्त में नहीं करता, वो हमेशा अपना फ़ायदा देखता है, और अगर हमने IMF से मदद मांगी, तो उसके बदले में हमें उनकी शर्तें माननी पड़ेगी।
अब दोनों के बीच बहस शुरू हो जाती है, जहां डिप्टी गवर्नर का मानना था कि भारत को अपने पुराने मित्र देशों पर भरोसा रखना चाहिए, जबकि रमन का मानना था कि इस समय उन्हें फैसले इमोशनल होकर नहीं बल्कि रियलिटी को देखकर लेना चाहिए। उन्हें ये नहीं सोचना चाहिए कि उनकी मदद कौन कर रहा है, उन्हें बस ये सोचना चाहिए कि हमें हमारे देश को कैसे बचाना है। जिस पर डिप्टी गवर्नर कहता है कि आईएमएफ के पास जाने से सबको पता चल जाएगा कि भारत कितना मजबूर है। जिस पर रमन कहता है कि अगर हमने कुछ नहीं किया तो पूरी दुनिया हमारी कमजोरी अपने आप देख लेगी। रमन कहता है कि हमारे पास बहस करने का समय नहीं है। अगर अगले 1 महीने के अंदर हम भारत की अर्थव्यवस्था को स्थिर नहीं कर पाए तो देश एक ऐसे आर्थिक संकट में फंस जाएगा जहां से बाहर निकलना बेहद मुश्किल होगा। इसलिए अब से हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी यही होगी कि हमें इंडिया को इस प्रॉब्लम से निकाला है। जिसके बाद 2 दिन बीत जाते हैं और एक बड़ी खबर को दिखाया जाता है। एक्चुअली पूरी दुनिया की नज़र बस सोवियत पर रुकी हुई थी। हर दिन एक नई खबर सामने आ रही थी। पहले जॉर्जिया अलग हुआ, फिर यूक्रेन और फिर उज़्बेकिस्तान, और अब कजाकिस्तान भी सोवियत यूनियन से अलग होने वाला था। एक समय दुनिया की सबसे बड़ी ताकतों में गिना जाने वाला सोवियत यूनियन धीरे धीरे करके टूट रहा था। पूरी दुनिया समझ चुकी थी कि सोवियत का अंत अब ज्यादा दूर नहीं है। तो वही हम दिल्ली में बैठे मिस्टर रमन और डिप्टी गवर्नर को भी लगातार ये खबरें देखते हुए देखते हैं। दोनों के चेहरे पर काफी चिंता थी और अभी ने यकीन हो चुका था कि ये लोग सोवियत की तरफ से कोई भी मदद नहीं ले सकते। अब डिप्टी गवर्नर यहाँ पर कहता है कि शायद मैं गलत था। अब सोवियत खुद ही खुद को संभाल नहीं पा रहा तो वो उनकी मदद कैसे करेगा। अब रमन यहाँ खिड़की से देखते हुए कहता है कि अब हमारे पास एक ही रास्ता बचा है और वो है आईएमएफ। और वो दोनों ही जानते थे कि ये फैसला लेना आसान नहीं होगा, क्योंकि उस समय भारत में आईएमएफ का नाम लेना भी बहुत सारे नेताओं को पसंद नहीं था। बट अब देश की हालत ऐसी थी कि इमोशनल होकर नहीं बल्कि रियलिटी को देखकर फैसले लेने पड़ रहे थे। इसके बाद रमन और डिप्टी गवर्नर सीधा प्रधानमंत्री के कार्यालय पहुंच जाते हैं। वहां देश के प्रधानमंत्री और बाकी मंत्री थे और वो लोग भी इन्हीं का इंतजार कर रहे थे। अब मीटिंग शुरू हो जाती है और रमन बिना समय गवाए सीधे मुद्दे पर आ जाता है, जहां वो कहता है कि हमारे पास समय बहुत कम है। जिसके बाद वो रिपोर्ट पीएम के सामने रखता है और रिपोर्ट के अंदर देखकर पीएम का चेहरा बदल जाता है। रमन कहता है कि अगले 1 महीने के अंदर कोई बड़ा कदम नहीं उठाया तो भारत गंभीर संकट में फंस जाएगा। रमन कहता है कि कुछ दिनों बाद हमारे पास इतने भी पैसे नहीं बचेंगे कि हम जरूरी सामान तक खरीद सके। अब ये सुनकर सब लोग उससे कहते हैं कि अगर ये खबर जनता तक पहुंच गई तो हालात और ज्यादा खराब हो जाएंगे। लोग घबरा कर बैंकों से अपना पैसा निकालने लगेंगे और शेयर मार्केट भी गिर जाएगा, जिसकी वजह से इनकी कंडीशन और ज्यादा खराब हो जाएगी। अब यहाँ पर रमन उन सबसे कहता है कि इसका बस एक ही सॉल्यूशन है कि वो आईएमएफ से पैसे ले। जो सुनकर सभी लोग काफी हैरान थे, क्योंकि कई सारे लोगों को ये करना बिल्कुल भी मंजूर नहीं था। जिस पर पीएम कहते हैं कि ये फैसला लेना बहुत ज्यादा मुश्किल होगा, क्योंकि उनकी सरकार बहुत ही बहुमत से नहीं चल रही थी। यानी कि सभी दलों का समर्थन उनके साथ होगा ये गारंटी नहीं दे सकते, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो उनकी सरकार गिर भी सकती है। जिस पर रमन शांत स्वर में कहता है कि अगर कुर्सी चली गई तो नई कुर्सी आ जाएगी, बट अगर देश आर्थिक रूप से टूट गया तो नया देश कहाँ से लाएंगे। अब पीएम भी कुछ सेकंड तक रमन को देखते हैं, फिर धीरे से मुस्कुराकर जवाब देते हैं कि आप अपना प्लान तैयार कीजिए, मैं आपके साथ हूँ। जो सुनकर रमन और डिप्टी गवर्नर को थोड़ी राहत मिलती है। जिसके बाद अगले दिन अमेरिका से एक वरिष्ठ अधिकारी भारत आते हैं, जिनका नाम मार्शल है, और उनकी मुलाकात मंत्री और रमन से कराई जाती है। मीटिंग के दौरान रमन भारत की आर्थिक स्थिति विस्तार से उन्हें बताता है और कहता है कि भारत इस समय बहुत ही कठिन समय से गुजर रहा है और हमें अंतर्राष्ट्रीय सहायता की जरूरत है। इसके बाद वो आईएमएफ से $2 बिलियन का लोन मांग करता है। अमेरिकन अधिकारी कुछ देर तक चुपचाप बातें सुनते हैं, फिर वो कहता है कि इसके बदले भारत हमें क्या देगा। अब ये सवाल सुनते ही कमरे का माहौल बदल जाता है, बट एक्चुअली रमन जानता था कि ये सवाल जरूर आएगा और इसी वजह से उसने इसका जवाब भी तैयार रखा था। एक्चुअली रमन को पता था कि अमेरिका और इराक में वॉर चल रही है, जिसकी वजह से अमेरिका को बार बार अपने प्लेन्स इराक भेजने पड़ते हैं, जिसकी वजह से उन्हें फ्यूल कम पड़ रहा था। और इसलिए रमन उनसे कहता है कि अगर वो चाहे तो भारत उन्हें रिफ्यूल करने का चांस दे सकता है, मतलब उनके प्लेन यहाँ पर रुक सकते हैं और वो रिफ्यूलिंग करके आगे बढ़ सकते हैं। अब ये बात सुनकर वो इसके लिए मान जाता है। अब रमन कैबिनेट्स की मीटिंग बुलाता है, जहाँ पर उसने ये सारी बात मिनिस्टर्स को बताई थी। अब ये सुनकर पहले तो मिनिस्टर काफी डर जाते हैं, क्योंकि अगर ये बात बाहर आ गई तो अपोजिशन ये कहेगा कि इन लोगों ने देश को बेच दिया, तो वही इसकी वजह से उनकी सरकार भी जा सकती थी। बट यहाँ पर रमन उनसे कहता है कि अगर उन्हें देश को बचाना है तो थोड़ी रिस्क तो लेनी पड़ेगी। जिसके बाद सब लोग उसे हाँ कहते हैं और बहुत ही
प्राइवेटली मुंबई में ये सारी तैयारी शुरू हो जाती है, जहां रात के अंधेरे में अमेरिका के प्लेन रिफ्यूलिंग के लिए वहां पर आते और वहां से रिफ्यूल होकर वापस चले जाते। अब रमन और उसकी टीम को लगने लगता है कि उनका ये प्लान सक्सेसफुल हो रहा है। तो वही दूसरी तरफ हम रिपोर्टर आदिति वर्मा को देखते हैं, जो लगातार इस मामले पर जांच कर रही थी और उसे पता चल ही जाता है कि इंडिया अमेरिकन प्लेन्स की मदद कर रहा है। जिसके बाद आदिति उन सब के फोटोज लेती है और अगले दिन हर न्यूज चैनल और अखबार में यही बात फैल जाती है कि कैसे इंडिया अमेरिका की मदद कर रहा है। अब पूरे देश में सनसनी फैल गई थी और अपोजिशन लगातार गवर्नमेंट पर सवाल उठा रही थी, जिसकी वजह से सरकार काफी डर जाती है और डिसाइड करती है कि अब वो इस ऑपरेशन को बंद कर देंगे। बट ऐसा करना सही नहीं था, क्योंकि अब तक इंडिया को लगभग 700 मिलियंस मिल चुके थे, जो कि अभी के लिए ठीक थे। बट अगर इंडिया को खतरे से बाहर निकालना था तो उन्हें पूरे पैसों की जरूरत थी। जिसके बाद मिस्टर मार्शल का वित्त मंत्री को कॉल आता है। वहां पर रमन को भी बुलाया जाता है और वित्त मंत्री और रमन दोनों उनकी बातें सुनते हैं, जहां पर मार्शल उन्हें कहता है कि अगर भारत एक नया आर्थिक सुधार यानी कि रिफॉर्म बजट लेकर आता है तो आईएमएफ भारत को 5 मिलियन अमेरिकन डॉलर का बड़ा लोन देने के लिए तैयार हो सकता है। जो सुनकर वित्त मंत्री काफी गहरी सोच में डूब जाता है। तो वही रमन के चेहरे पर उम्मीद नजर आ रही थी। ये देखकर मिनिस्टर उससे कहता है कि रिफॉर्म बजट का मतलब ये होगा कि हम अपने बाजार दुनिया के लिए खोल देंगे, विदेशी कंपनियां भारत आएगी और वो हमारे यहाँ की कंपनी से मुकाबला करेगी। इस पर रमन कहता है कि अगर विदेशी कंपनियां यहाँ पर आएगी तो हम अपनी कंपनियों को भी मजबूत बनाएंगे और इसी तरह से हम और ज़्यादा ग्रो कर पाएंगे। अगर हम दूसरों से कट कर रहेंगे तो कभी भी अच्छे से ग्रो नहीं कर पाएंगे। इसलिए रमन कहता है कि अगर वो ऐसा करते हैं तो उनके लिए काफ़ी अच्छा होगा, क्योंकि इंडिया को अभी 5 बिलियन डॉलर्स मिलना ये किसी जीवन दान से कम नहीं है। अब ये सुनने के बाद मिनिस्टर काफ़ी सोच में पड़ जाता है, क्योंकि वो जानता था कि अपोजिशन चुप नहीं बैठेगी। बट फिर भी वो रमन से कहता है कि वो रिफॉर्म बजट बनाना स्टार्ट करे, राजनीति वो देख लेगा। जिसके बाद रमन और उसकी टीम काम में लग जाती है। रमन खुद हर छोटी बड़ी फाइल देख रहा था, क्योंकि उसे पता था कि ये सिर्फ एक बजट नहीं था, बल्कि ये भारत का भविष्य का नक्शा था। तभी उसके पास डिप्टी गवर्नर आ जाता है और बताता है कि सरकार इस रिफॉर्म बजट के लिए तैयार नहीं है। जो सुनकर रमन पूरी तरह से हैरान था। वो तुरंत वित्त मिनिस्टर के पास चला जाता है और उनसे पूछता है कि आखिर ऐसे कैसे हो गया। तो मिनिस्टर बताता है कि एक्चुअली अपोजिशन काफी स्ट्रांग है और उनकी सरकार गिरने वाली है, जिसकी वजह से पीएम भी इस्तीफा देने वाले थे। इसलिए अब वो कोई बड़ा फैसला नहीं ले सकते। अब रमन उन्हें समझाने की काफी कोशिश करता है, बट मिनिस्टर कहते हैं कि उनके हाथ में कुछ भी नहीं है। जो सुनकर रमन समझ नहीं पा रहा था कि आखिर वो क्या करे। तो वही डिप्टी गवर्नर कहता है कि वो लोग हार गए। बट यहाँ पर रमन कहता है कि वो हारा नहीं है, क्योंकि अगर वो हार गया तो आरबीआई हार जाएगी और अगर आरबीआई हार गई तो देश हार जाएगा और वो ऐसा होने नहीं देगा। अब अगले दिन रमन जब अपने ऑफिस पहुंचता है तो वो देखता है कि उसके ऑफिस का पुराना चपरासी लोगों से पैसे मांग रहा था। कोई 10 रुपए दे रहा था, तो कोई 20 रुपए, तो कोई 50 रुपए। ये देखकर रमन उससे बात करता है तो वो कहता है कि उसे पैसों की जरूरत थी, इसलिए वो लोगों से मांग रहा है। जिसके बाद जैसे उसके पास पैसे आ जाएंगे तो वो वापस दे देगा। अब ये देखकर रमन के दिमाग में एक आइडिया आता है। अब रमन को पता चलता है कि बॉस्टन में एक बड़ी अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक बैठक होने वाली थी, इसलिए रमन डिसाइड करता है कि वो वहां पर जाएगा। अब वहां पर जाकर रमन इंडिया के बारे में लोगों को बताता है। वो स्पीच देता है कि कैसे इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है और इंडिया में क्या क्या हो सकता है, बट अभी इंडिया को थोड़ी मदद की ज़रूरत है। जिसके बाद काफ़ी सारे देश रमन की स्पीच से काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हो गए थे और वो इंडिया को काफ़ी फंड्स देते हैं और इस तरह से रमन ने 30 मिलियन डॉलर्स का फंड जमा कर लिया था, जिसकी वजह से वो काफ़ी खुश था। बट जब वो फंड लेकर इंडिया आता है तो उसे एक और बुरी खबर मिलती है कि डॉलर की कीमत बढ़ गई थी, जिसकी वजह से इंडिया जो सामान बाहर से लेता था वो उन्हें और महंगा पड़ने वाला था। अब ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और धीरे धीरे करके महंगाई और बढ़ने लगती है। सरकार का खर्चा लगातार बढ़ रहा था और आमदनी अब काफी कम बची थी। और अगर अगले 3 हफ्तों के अंदर अगर कोई बड़ा फैसला नहीं लिया गया तो इंडिया के ऊपर बहुत बड़ी प्रॉब्लम आने वाली थी। अब तक रमन ने कई सारे सॉल्यूशंस ट्राई किए थे, बट अभी तक उसकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई थी। जिसकी वजह से वो डिप्टी गवर्नर के पास जाता है और उसे कहता है कि शायद अब उसे रिजाइन करना चाहिए। जो सुनकर डिप्टी गवर्नर उसे कहता है कि एक्चुअली जो रमन की जगह है वो उसे मिलनी चाहिए थी, बट गवर्नमेंट ने रमन को चुना, जिसकी वजह से उसे काफ़ी बुरा लगा था। बट जिस तरह से रमन ने अब तक सिचुएशन को हैंडल किया है, ये देखकर वो समझ चुका है कि रमन ही उस जगह पर सही था। वो रमन से कहता है कि करोड़ों लोगों की उम्मीद उसके साथ जुड़ी हुई है, इसलिए रमन को इस तरह से हार नहीं माननी चाहिए। अब ये सुनने के बाद रमन अपने घर जाता है और अपने घर वालों के साथ बातें करने लगता है।
तब यहाँ पर उसकी वाइफ उसे कहती है कि देश के हालात खराब हो रहे हैं और उनके घर के भी। वो बताती है कि अच्छा है कि उनके पास सोना है जिसे रख कर वो कुछ दिनों के लिए गुजारा कर सकते हैं। अब ये बात सुनकर रमन के दिमाग में एक आइडिया आता है। वो जानता था कि देश के पास बहुत सारा सोना है और उसे यूज करके वो इस प्रॉब्लम से निकल सकते हैं। जिसके बाद रमन को पता चलता है कि उसकी बेटी ने एग्जाम क्रैक कर लिया है और वो आईएएस बन चुकी थी और उसके चपरासी की भी बेटी आईएएस बन चुकी थी, जिसकी वजह से वो दोनों के लिए बहुत ज़्यादा खुश था। जिसके बाद रमन मिनिस्टर से मिलने जाता है और उसे बताता है कि वो लोग गोल्ड यूज़ करके अपनी फाइनेंशियल कंडीशन सुधार सकते हैं। अब ये बात सुनकर मिनिस्टर भी सोच में पड़ जाता है, जिसके बाद काफ़ी सोचने के बाद वो इसकी परमिशन दे देता है। बट ये कहा जाता है कि ये सारा काम बहुत ही प्राइवेटली किया जाएगा, क्योंकि अगर ये खबर जनता तक पहुंच गई तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। लोगों का बैंकिंग पर से भरोसा उठ सकता है और हालत और भी ज़्यादा खराब हो सकती है। जिसके बाद रमन और उसकी पूरी टीम इस मिशन पर काम करना स्टार्ट कर देती है। अब फैसला किया जाता है कि आरबीआई का थोड़ा सोना स्वीडन भेजा जाएगा, तो वही थोड़ा बॉस्टन, जिसके लिए वो लोग 3 कंटेनर तैयार करते हैं और अलग अलग गाड़ियों में उन्हें एयरपोर्ट भेजा जाता है, क्योंकि अगर एक साथ काफ़ी सारी गाड़ियाँ भेजी गई और उनके साथ सिक्योरिटी भी होगी तो लोगों का ध्यान उस पर जाएगा। और इसी वजह से 3 अलग अलग गाड़ियों में सोना एयरपोर्ट भेजा गया था। तो वही आदिति को इस बारे में पता चल जाता है और वो इसके ऊपर काम करने लगती है। उससे पहले तो यकीन नहीं होता कि गवर्नमेंट ऐसा कुछ कर सकती है, बट जब वो इसके ऊपर काम करने लगती है तो एक के बाद एक सारी सच्चाई उसके सामने आने लगती है। तो वही रमन को काफ़ी टेंशन था कि सारा सोना अच्छे से एयरपोर्ट पहुंच पाएगा या नहीं। तभी उसे पता चलता है कि एक गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया था, जिसकी वजह से वहां पर लड़ाई हो रही थी। जिसके बाद रमन खुद वहां पर जाता है और उस लड़ाई को शांत करवाता है और खुद उस कंटेनर को लेकर एयरपोर्ट जाता है। जिसके बाद वो तीनों कंटेनर काफी सेफली प्लेन में रखे जाते हैं कि तभी वहां पर आदिति आ जाती है, जिसे पता चल गया था कि ये लोग क्या कर रहे हैं। और इसी वजह से वो रमन से सवाल करने लगती है कि आखिर वो लोग इस तरह से जनता को धोखा कैसे दे सकते हैं। जिस पर रमन कहता है कि वो जानता है कि वो क्या कर रहा है और वो ये भी जानता है कि ये जानने के बाद लोग उसे क्या कहेंगे। यहाँ पर रमन कहता है कि उसने भले लोगों से कहा था कि वो कभी भी उनका भरोसा नहीं तोड़ेगा, बट उसने एक वादा खुद से भी किया था कि वो कभी देश को झुकने नहीं देगा और इसी वजह से उसे ये करना ज़रूरी है, क्योंकि अगर उसने ये सब नहीं किया तो देश की हालत बहुत ज़्यादा खराब हो जाएगी। एक तरीके से देश पूरी तरह से बिखर जाएगा। इसलिए वो आदिति से कहता है कि वो उसे अपनी खबर छापने से नहीं रोकेगा। वो पत्रकार है और वो अपना काम कर सकती है, बट वो ये जान ले कि अगर एक खबर दुनिया को बदल सकती है तो वो दुनिया को बर्बाद भी कर सकती है। ये बोलकर रमन वहां से चला जाता है। अब अगले दिन जब रमन सुबह उठता है तो वो काफी टेंशन में था। वो सबसे पहले न्यूज़पेपर पढ़ता है, बट उसमें कोई भी न्यूज़ नहीं आई थी। ये देखकर वो काफी हैरान था, क्योंकि आदिति ने वो न्यूज़ लिखी तो थी बट उसे छापा नहीं था, क्योंकि वो जानती थी कि अगर ये बात सबको पता चल गई तो इससे और प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, इससे किसी का फायदा नहीं होगा और इसी वजह से वो उसे नहीं छापती। जिसके बाद ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और इंडिया की कंडीशन ठीक होने लगती है। जिसके बाद फिर साल आता है 1991, जिसके बाद नई सरकार बनती है और फाइनेंस मिनिस्टर बन जाते हैं मनमोहन सिंह। जिसके बाद देश में कई अलग अलग बदलाव होने लगते हैं, जैसे कि प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, यानी कि भारत धीरे धीरे दुनिया के लिए अपने दरवाजे खोलना शुरू कर देता है। विदेशी कंपनियां आने लगती है, जिसकी वजह से काफ़ी सारे लोगों को जॉब आसानी से मिलने लगती है और इस तरह से तब इंडिया आर्थिक संकट से बाहर आ जाता है। और इसी के साथ मूवी एंड हो जाती है और हमें बताया जाता है कि गवर्नमेंट ने 2074 लाख केजी का सोना वापस ले लिया और इस तरह से रमन ने देश को एक बड़े आर्थिक संकट से बचा लिया था। और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। तो ये थी द साइलेंट गवर्नर मूवी की स्टोरी। अगर आपको इस मूवी की स्टोरी और मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।